आज के अतिथि। इस क्रम में हम अपने श्रोताओं की मुलाकात नगर के वरिष्ठ साहित्यकार, समाज सेवी और बुद्धिजीवियों से करवाते रहते हैं। इसी क्रम में आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आगरा शहर के वरिष्ठ साहित्यकार चौधरी सुखराम सिंह जी को। तो सबसे पहले तो हम चौधरी साहब आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, आपने मुझे याद किया। मैं कहीं बिल्कुल भूल रहा था कि जैन साहब कहाँ चले गए, लेकिन आपके आते ही यहाँ फिर गुंजायमान वातावरण है पूरा। आज चौधरी साहब, आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं और आज हम आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके कृतित्व के बारे में, आपकी जीवन यात्रा के बारे में, आपकी साहित्य यात्रा के बारे में कुछ बातचीत करेंगे, कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ हम सुनेंगे, कुछ आप सुनाएंगे। तो एक बहुत ही रोचक हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपके अपने बारे में चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। धन्यवाद नीरज जी। मैं ग्रामीण अंचल से, पहले मथुरा जिला होता था, अब हाथरस जिला है जी। वहाँ मेरा गांव। मेरे पिताजी बड़े प्रतिष्ठित किसान थे, जी। जमींदार तो मैं नहीं कहूँगा, किसान थे। तो वहाँ ही मुझे जो है कविता घुटी में मिली। अच्छा। हाँ, मेरी बहन गाया करती थी ये लोकगीत। जी। उसी क्रम में फिर टीकाराम पुजारी हमारे यहाँ से विधायक बने, जी। जो ढोला गाते थे। अच्छा। उनका बड़ा प्रभाव था मेरे ऊपर। स्वामी शिवराम, टीकाराम पुजारी और कितने लोग गायक मेरे घर पर आया करते थे। अच्छा। मैं उनसे ओतप्रोत होता था, गदगद होता था उनकी कविता सुन के। मेरे पिताजी बड़ा सत्कार करते थे उन लोगों का। जी। इसलिए वो छाप मेरे जीवन में अब भी है। और मैं, आप ताज्जुब करेंगे नीरज जी, कि 8 किलोमीटर स्कूल था वहाँ से, मेरे गांव से। अच्छा। हाँ, स्कूल थे ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। गांव से 8 किलोमीटर दूर में पैदल जाता था, प्राइमरी स्कूल का बच्चा। अच्छा। हाँ, वो उम्र रही होगी मेरी 8-7 साल। जी जी जी। 10 साल तक मैं चला उसमें। यानी कि शिक्षा के प्रति आप में बचपन से ही बहुत ललक थी। हाँ, ललक थी। वो असल में मेरे पिताजी जो थे, जी। वो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और वो समाज सेवियों का, कवियों का, साहित्यकारों का, विद्वानों का आदर करते थे। इसलिए मेरे पिताजी को दूर दूर तक लोग जानते थे। वहाँ चौधरी सेवाराम करके बहुत दूर दूर तक उनका वो था। मैं उसी परिवेश में मेरा जन्म हुआ। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा कवि हूँ या कुछ हूँ, लेकिन आप मेरे मित्र हैं, भाई हैं, तो इसलिए आप महत्ता दे रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चौधरी साहब, जो बचपन में जो उस परिवेश में आपने अपने कविता के जो बीज अंकुरित हुए आपके अंदर, तो उसके बाद में फिर आपका जो रुझान जो कविता की ओर हुआ, वो तो बाद में हुआ उसके बाद उससे पहले आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से कैसे क्या किया आपने? प्राइमरी तो आपने गांव से किया, उसके बाद में कहाँ? उसके बाद ऐसा हुआ कि कोई सादाबाद एक छोटा सा कस्बा है, जी। वहाँ हाई स्कूल भी नहीं था। अच्छा। मिडिल स्कूल था 7वें में। अच्छा। 7वें में मैंने मिडिल किया। 7वें में आता जुखरे में मिडिल किया वहाँ। जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मिडिल करने के बाद अब कोई एडमिशन नहीं लेता था। अब गवर्नमेंट कॉलेज था मथुरा का, तो वो जो है, जैसे मैंने 7वां पास किया तो 6वें में लेते थे। अच्छा। तो इसमें हम तैयार नहीं थे, तो हमने जो है कहा नहीं, हम नहीं। तो हुआ ये कैसे, वहाँ हमारे बगल में ही एक ठाकुर साहब, उन्होंने MSc AG किया था। अच्छा। वो उनके सर्टिफिकेट से ये हो जाता था कि ये मेरी देख रेख में तैयारी कर रहे हैं 10वें की, और वो उनसे प्रेरणा मिलती थी हमको। तो अच्छा। उन्होंने अच्छा। सर्टिफिकेट दिया और हमें 10वें में बैठ गए। अच्छा। PVS बागला जो है डिग्री कॉलेज नहीं था। जी जी जी। डिग्री कॉलेज नहीं था जब, तो हाई स्कूल था। जी जी जी। तो वहीं से मुझे वहाँ से आपने हाई स्कूल किया? हाई स्कूल किया। और फिर इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट फिर तो बाद में आगरा आ गए। अच्छा। आगरा आ गए। आगरा से यहाँ इंटर भी आगरा कॉलेज में थी पहले। अच्छा। हाँ, अच्छा। इंटर आगरा कॉलेज में, RBS में और इसमें अच्छा। हाँ, तीनों में इंटर थी। क्या बात है, क्या हाँ, बात है। तो मैंने इंटर भी आगरा कॉलेज से किया, BA भी आगरा कॉलेज से किया, MA भी आगरा कॉलेज से किया।
अच्छा, हाँ। तो इस दौरान आपकी जो आपने जो इंटर किया, बीए किया, एमए किया यहाँ आगरा से, तो साहित्य की साधना आपकी उस समय शुरू हो चुकी थी क्या? हाँ सर, मैं बचपन में, आप ताज्जुब करेंगे, एक राजा राम थे, वो लोकगीत गाया करते थे। जी। वो मुझसे मालिक कहते थे। मालिक किसी तरह के वो दे दो। महात्मा गांधी मरे 30 जनवरी सन 1948 को। जी। तो बोले बोलो इस पर कुछ, बोलो। अब इसमें क्या बोले तो देश का दीप बुझ गया रे, मुझे याद है, देश का दीप बुझ गया रे, गांधी नेहरू रोते हैं दिन रात, देश देश का दीप बुझ गया रे। और बहुत सारी कविताएं ऐसी थी जो दूसरों की होती थी, मैं सुनाता था। अच्छा, ये वाली कविता आपकी अपनी थी, देश का दीप बुझ गया हाँ, रे। देश का बहुत दीप, खूब, बहुत खूब। देश ये का- तो आपने बचपन में ही रची थी। बचपन में। हाँ, अच्छा, तो जो आप जब यहाँ आगरा आ गए और आपका बीए एमए, तो इस दौरान तो आपका बहुत ही जो यहाँ साहित्यकार थे, जी। वरिष्ठ साहित्यकार थे, उनसे भी काफ़ी अपना परिचय रहा होगा, आना जाना उठना बैठना रहा होगा, तो कुछ अनुभव आपके? आपको निवेदन करूं कि आगरा कॉलेज में डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश जी। हेड डिपार्टमेंट तो नहीं थे, पंडित जगन्नाथ तिवारी थे हेड डिपार्टमेंट, लेकिन कवि होने के नाते वो बड़ा प्रेरित करते थे लोगों को। हम अच्छा। जैसे नए लोगों को, जी। ग्रामीण अंचल से जो आते थे, उन पे आशीर्वाद का हाथ रखते थे। और नागरिक प्रचारणी सामने थी आगरा कॉलेज की, बिल्कुल तो बोले गए थे मेंबर बन जाओ, मेंबर बनाते थे। और वो खुद मंत्री थे उसके नागरिक प्रचारणी के। जी। तो दादा कमलेश जो हैं, पदम सिंह शर्मा कमलेश, बहुत प्रचलित नाम था। और हाँ, बहुत विद्वान व्यक्ति थे बहुत लोकप्रिय और आदमी हिंदी थे। साहित्य में बहुत ही एक हाँ, दिग्गज नाम हाँ, था। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। दिग्गज नाम था उनका। और साहब बड़ा भारी, आपको बताऊं जैन साहब, इतना सम्मान, इतना प्यार, इतना स्नेह देते थे, मैं भूल नहीं सकता इन बातों। आज भी आप तो उसी परिवेश के, उसी वहाँ के, आप जी। सुबह बाद पड़ता है ना आपका, तो जी। हाँ, जी। तो हम लोगों का करियो, सॉरी। जी। हाँ, तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर बड़ा अमिट पड़ा। अच्छा। अच्छा। हाँ, जो भी अच्छा, जैसे कोई नया लड़का कविता पढ़ रहा है, उसने कविता पढ़ी, एक वहाँ का तो विनोद तरुण था, तो उसने कविता कैसे 100 ताज अधूरे रह गए, एक ताज पर गीत भला मैं क्या लिखूं, ऐसे 100 ताज अधूरे रह गए। वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उसे ले जाने लगा। हाँ, आपने भी एक ताजमहल पर शायद कोई कविता लिखी है आपने? हाँ, कब ताजमहल पे कविता है वो, लेकिन वो याद नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा, चौधरी साहब, अपनी कोई ऐसी रचना सुनाइए जो आपकी प्रतिनिधि रचना के रूप में मशहूर हुई हो। अच्छा, प्रयास करता हूँ भूल हाँ, जाऊँ बिल्कुल शायद। बिल्कुल बिल्कुल। तजु दिए राग रस रंग, तजु दिए राग रस रंग, रागिनी अब आमंत्रण मतु देना, रागिनी अब आमंत्रण मत देना, सब स्वप्न हो गए सन्यासी, लहरें न लगे बिल्कुल प्यासी, लहरें न लगे बिल्कुल प्यासी, दुनियादारी से तंग, दुनियादारी से तंग, रागिनी रागिनी मोह निमंत्रण मतु देना, तज दिए राग रस रंग, रागिनी अब आमंत्रण मतु देना, रागिनी अब आमंत्रण मतु देना। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तो उसके बाद में फिर आपने जीवन यापन के लिए कहाँ, कैसे, क्या किया? हुआ ये कि जैसे एमए किया, उस जमाने में एमए से डायरेक्ट ही लेक्चरर से मिल जाती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तब तक ये बीटीसी और ये हाँ, ये बीटीसी सब नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं था आज जिस स्वरूप में। जी। तो एमए करने के बाद चौराहे पर खड़े हम भी, तो क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो डिग्री कॉलेज एक बड़ौत में, जाट कॉलेज डिग्री कॉलेज जी। बड़ौत, अच्छा। उसमें मैं गया। तो वहाँ पैसे इतने कम थे, उसमें भी आधे मिलते थे। अच्छा। हाँ, तो आधे क्यों देते थे? आधे इसलिए देते थे नहीं उनके पास। अच्छा। तो वो उनके यहाँ जो है नौकरी की, फिर वहाँ
क्योंकि दूर था, मेरठ बहुत दूर है। जी जी जी। हाँ, मैंने, मेरे घर वाले वो बोले कि भाई तुम यहाँ ज्वाइन कर लो इंटर कॉलेज। मैं इंटर में तो नहीं करूँगा ज्वाइन, अच्छा। मैं नहीं करूँगा इंटर कॉलेज में ज्वाइन। तो हुआ ये कि तब हमने ये भर दिया डिफेंस ऑडिट में। डिफेंस ऑडिट में मेरा वो सिलेक्शन हो गया। अच्छा। अच्छा, उसी टाइम मेरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए भी हुआ सिलेक्शन, लेकिन उसके इंटरव्यू में नहीं जा पाया। अच्छा। दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य कहो, यहाँ खींच लाया। जी। तो बहुत पापड़ बेले, लेकिन नौकरियां नहीं थी उस टाइम पे भी, नौकरियों की कमी थी। अच्छा, परतंत्र था देश। जी। हाँ, तो ये किस सन की बात रही होगी? ये सन 1947 देश आज़ाद हुआ। जी देश आज़ाद हुआ तो उसमें ऐसा हुआ कि हमें आदत तो थी लिखने की, जी। तो लिखा। और मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी उसी दौरान, और इस क्रम में संकलन भी जो है एक आध दो इधर उधर हो जाता था, उससे ले जाते थे लोग, छाप देते थे, हमें बड़ी भारी। तो कोई ऐसी रचना आपको याद हो उस दौर की, जो आपने आज़ादी जब देश को मिली थी उस दौर में आपने लिखी होगी? हाँ, उस दौर में कविता तो लिखी थी, लेकिन शायद पूरी याद नहीं हो। हाँ, कोई बात नहीं। देखता हूँ, प्रयास करता हूँ कि हाँ, नहीं कविताएं तो थी। जी। हाँ, असल में ब्रज भाषा इस तरह की ब्रज भाषा थी घर में जो बोली जाती हाँ थी। ठीक है, कोई बात नहीं। आप सुनाएं, आप सुनाएं। तो एक साथ कैसे चल पाई कविता और कहानी रे, बिना बात टकराती आई, बिना बात टकराती आई, पीढ़ी नई पुरानी रे, पीढ़ी नई पुरानी रे, बिना बात टकराती आई, पीढ़ी नई पुरानी रे। कमायो खूब नाम और दाम, न कुछ भी आया तेरे काम, आ गई अब जीवन की शाम, भज सके भज ले राधे श्याम। दुनियादारी से तंग, दुनियादारी से तंग, दुनियादारी से तंग, आवे यमदूषण के संग, काल करने अगवानी रे, एक साथ कैसे निभ पाए कविता और कहानी रे, कविता और कहानी रे। बहुत खूब, बहुत खूब चौधरी साहब। अच्छा, जब देश आज़ाद हुआ था तब आपकी उम्र लगभग कितनी रही होगी? मैं था 14 साल का था। अच्छा, 13-14 साल के थे आप उस समय। हाँ, मैं जाता था इसमें। तो उस समय तो नेहरू जी भी आए होंगे, गांधी जी भी आगरा आया नेहरू जी तो करते बहुत थे। देखेगा, गांधी जी के दर्शन नहीं अच्छा, कर गांधी पाए, जी के दर्शन नहीं हो उनके पाए। दर्शन नहीं कर पाए। नेहरू जी तो बहुत बार हुए। अच्छा अच्छा नेहरू अच्छा। जी के दर्शन तो बहुत बार हुए। अंत में एक बार आए वो, तो एक कोई आदमी था अपने लड़के का, वो काट के और उनको भेंट करने पहुंच गया। अच्छा। हाँ, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो नेहरू, लेकिन नेहरू थे, वो रिपब्लिक पार्टी बनी एक, तो वो उभर रही थी। उन्होंने कहा भाई ये रिपब्लिक कौन होते हैं, ये कौन है ये लोग? वो ऐसे ही बात करते थे ना पंडित जी, तो भाई ये रिपब्लिक कौन है, हम तो पहले ही सन 50 में ही रिपब्लिक हो गए, ये कौन आ गए, क्या है ये? तो इस तरह की बात है। और नेहरू जी का व्यक्तित्व तो इस तरह का था, डायनेमिक पर्सनलिटी थी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। नेहरू से मैं बहुत प्रभावित हूँ, आज भी प्रभावित हूँ। नेहरू दिव्य पुरुष था, और वो तो एक्चुअली जो राजनीति में नहीं होते तो कभी होते बहुत बढ़िया। हाँ, साहित्य के क्षेत्र में उनका काफ़ी दखल है, उन्होंने बहुत किताबें लिखी अरे हैं। बहुत, वो बिल्कुल बिल्कुल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हाँ हाँ, माई लेटर टू माई डॉटर, बिल्कुल। हाँ, बहुत लिखा है उन्होंने। पर जी जी हाँ, जी। नहीं, वो फिर व्यक्तित्व तो ऐसा था नेहरू। तो चौधरी साहब, लिखने पढ़ने की बात आई तो आपकी भी तमाम सारी रचनाएं, पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। जी। तो लगभग कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई होंगी आपकी? एक्चुअली प्रकाश में तो आई हैं 5-7 ही। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा लेकिन लिखी मैंने बहुत ही, वैसे छुटपुट कविताएं बहुत छपती रही, अच्छा पत्र अच्छा। पत्रिकाओं में जी ले जी जाते रहे। जी जी अच्छा, जी। उस वक्त बाद में पता चला कि पैसा भी मिलता है,
अच्छा। हाँ 30-40 तो 30-40 रुपये मिलते थे, उसमें ही धन्य समझते थे। अच्छा। अच्छा, धर्मयुग सबसे प्रसिद्ध पत्रिका थी। जी 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 तो धर्मयुग और हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, जी। अब तो दोनों ही बंद हो हाँ, गए। दोनों बंद हो गई। दोनों बंद हो गए और बड़ी लीडिंग थी ये दोनों। जी हाँ, जी हाँ। बहुत ऐसी इंतजार करते थे, क्योंकि साप्ताहिक थी तो पहले इंतजार करते थे कि देखो धर्मयुग आया, अभी नहीं आया, साप्ताहिक हिंदुस्तान आ गया, वो उनमें बड़ी भारी प्रतिस्पर्धा थी, बड़ी बिल्कुल भारी बिल्कुल। होती। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो साहित्य की सर्जना में आप लगातार लगे रहे। तो मंचों पर जाना आपने जब शुरू किया होगा, तो क्योंकि एक ज़माने में आप गीतों के राजकुमार के नाम से मशहूर थे, तो वो मंच का सिलसिला कब से शुरू हुआ? सबसे पहले मैं अछरेरे में एक कवि सम्मेलन था जिसमें 5 रुपये मुझे मिले? मिले। अच्छा। 5 रुपये, और पंडित ऋषिकेश चतुर्वेदी ब्रजभाषा के बहुत जबरदस्त कवि थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पैसे में संपन्न थे वो। हाँ हाँ। अच्छा, गाड़ी थी उस समय, तो हम जैसे नवसुखी कवियों को वो ले जाते थे। अच्छा। तो हम कहते हैं बाबूजी आप तुम ये पैसा नहीं लेते हो तो कम से कम मुझसे अपने नौकर को ही दिलवा दिया करो, ना आप लेने दो ना कुछ करने दो। हाँ। लेकिन साहब चतुर्वेदी जी बहुत बढ़िया, बड़ा दिव्य पुरुष था। अच्छा। पंडित ऋषिकेश चतुर्वेदी ब्रजभाषा के सशक्त था। जी जी तो उनसे बड़े उनके यहाँ रजाई गोष्ठियाँ हुआ करती थी। तो रजाई वो करती थी और बैठे रहते थे, सुनाते थे अपनी अपनी कविताएं। जी। तो आगरे का वातावरण तो पहले ही से बहुत अच्छा रहा है। हाँ, बहुत साहित्यिक वातावरण रहा बहुत है। साहित्यिक वातावरण जी हाँ, रहा जी है। हाँ, जी हाँ। और ऐसे लोग कभी मिलते थे जो तो जो आपकी अछनेरा वाली जो कवि सम्मेलन था, अछनेरा वाला, जी। उसके बाद में वो सिलसिला लगातार शुरू होता गया। हाँ, ये मैं MA में पढ़ता था। अच्छा। ये सन 55-56 की बात है। जी हाँ। 56 में MA किया मैंने। 56 में MA किया, तो जब की बात है। तो ये लिखता रहा मैं, काफ़ी क्रम चलता रहा। ये हाथरस का कवि सम्मेलन आया, जी हाँ, सबसे बड़ा कवि सम्मेलन हमें वो मिला, बटेश्वर का मेला लगता था। जी हाँ, जी हाँ। बटेश्वर का मेला, उसमें जो है बड़ा कवि सम्मेलन माना हाँ, जाता बटेश्वर का लक्खी मेला लगता है। लकी मेला। हाँ, बिल्कुल तो, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें हमें निमंत्रण मिल गया तो हम दिखाते फिरे। हाँ, कभी को हमें 100 रुपये पेमेंट आई। चौधरी साहब, आपके समकालीन कवियों में हाथरस के निर्भय जी थे, निर्भय जी थे, गोपाल दास जी, नीरज जी हैं, और भी तमाम जो नामचीन लोग हैं, उनके साथ आपको काव्य पाठ करने का मौका मिला होगा। तो अब क्या अनुभव रहा आपका? सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ रंग जी से। जी। रंग जी जैसा कवि, पक्कड़ कवि। जब देश आज़ाद हुआ ना, सादाबाद में कवि सम्मेलन था, वैसी मीटिंग थी। जी। बोले रंग जी थे उसमें, जाने कहाँ से आ गए। तो बोले रंग जी से कविता सुनो। तो मुझे याद है उनकी कि माँ की छाती फटी, माँ की छाती फटी, पयोधर की 2 धारें हुई, देश की 2 सरकारें हुई, देश की 2 सरकारें हुई, म्यान में 2 तलवारें हुई। तो इस तरह की कविताएं रंग जी के गीत जो थे घर घर में प्रचलित थे। लड़कियां बड़ा क्रेज समझती थी। तो मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ, तुम्हारी शपथ मैं तुम्हारा नहीं हूँ, भटकती लहर हूँ, किनारा नहीं हूँ। तो रंग जी के बहुत सारे गीत। और जहाँ तक रहा सवाल नीरज जी का, उस वक्त एक्चुअली उर्दू जो थी, उर्दू लुप्त होने वाली थी। जी हाँ। तो इसलिए उर्दू, और इन्होंने उर्दू को पकड़ा बिल्कुल अपने नीरज जी ने। तो नीरज जी को कुछ लोग ऐसे मिल गए, खासकर रंग जी कई चेले थे जी। एटा में पढ़ते थे, 6वीं क्लास में। जी जी जी। तो ये नीरज जी 6वीं क्लास में पढ़ते थे, और वो तो उन्होंने काफ़ी मदद की इनकी। तो उसके अलावा ये निर्भय हाथरसी, काका हाथरसी जी, ये तो इनके साथ तो बहुत आना जाना रहा। निर्भय बहुत इंटेलिजेंट कवि थे, लेकिन वो वैसे बहुत विकट थे। राजेश दीक्षित, निर्भय जी और काका हाथरसी बड़े दयालु थे। अच्छा अच्छा। हाँ, कभी लोग भरतपुर में कवि सम्मेलन से लौट रहे थे तो सोम ठाकुर उनसे बोले कि इनसे आइसक्रीम खिलवा दो तब जाने। मेरे काका जी ये कह रहे हो, हाँ माटू झूठ बोल रहा तू। मैंने झूठ ना बोल रहा, तो कह रहे ठीक है। तो 5 का नोट उन्होंने निकाला दिया, हमने जो है फिर सबको जो है कुल्फी और वो खिलवाई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो
बड़े उदार लोग थे ये। खासकर ये काका जी तो बहुत ही उदार थे। अच्छा चौधरी साहब, जी आप कभी कभी देखते होंगे कि जो पुराने कवि हैं या पुराने जो कवि सम्मेलन होते थे या साहित्य सर्जना होती थी या साहित्य चर्चाएं होती थी, और तब में और आज में आप क्या अंतर महसूस अरे करते हैं? वो गरिमा में मंच होते थे, वो गरिमा में लोग होते थे, उनकी वो रचनाएं उनके नाम के साथ ही ऐसी जुड़ी हुई थी। जी। तो वो बात कहाँ है, दूर दूर तक नहीं है वो बात। हाँ, ये देखेंगे कि नीरज जी बहुत आते जाते हैं, बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं, तो उनके पंख कतरेंगे, तो ये है, ये करते हैं। तो मैं क्या क्योंकि आजकल जो मैं जो महसूस करता हूँ कि मंच पर प्रस्तुतिकरण बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं रहा। शब्दों का चयन या गीतों का चयन या हाँ। उतना प्रभावशाली नहीं होता है। जी हाँ, तो कभी कभी जो साहित्य रसिक लोग हैं उनको पीड़ा होती है। भारी भारी पीड़ा होती है। पीड़ा ही नहीं होती, क्या करें, वो मंचों पर जाना छोड़ दिया उन्होंने। जी। कभी दूर दूर तक सम्मेलन सुनने जाते थे लोग, नहीं आते अब। क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि कविता कम चुटकुले ज़्यादा होते हैं। चुटकुले ज़्यादा होते, अब भड़ुए कहते हैं वो लोग, पुराने लोग तो, कि ये कविता है, ये भड़ुए लोग हैं, ये उल्टी सीधी कविताएं, और ये बता व्यंग व्यंग है, ये कुछ नहीं है। तो वो बड़ी गरिमा में मंच होते थे, बड़ी गरिमा में लोग होते थे वो। तो वो बात कहाँ रह गई है। चौधरी साहब, आपने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, इतना सारा लिखा पढ़ा, इतनी साहित्य में आपने अपना पूरा जीवन ही होम कर दिया। आप लगभग, मैं समझता हूँ कि लगभग 85 वर्ष की वय में चल रहे होंगे। चल रहा हूँ। तो आपको आपकी साहित्य सेवा के लिए भी तमाम पुरस्कारों ने कृतार्थ हुए होंगे। पुरस्कार आपको बहुत मिले हैं मुझे हाँ। प्रोग्राम, इतने मिले हैं, मैं सोच नहीं सकता कि मैं इसके लायक था नहीं। कुछ विशेष पुरस्कारों की चर्चा करना चाहेंगे हम? मैं जबलपुर में था, जी तो कांग्रेस इंटक और ये दो कांग्रेस हो गई, जी दो फाड़ हो गई कांग्रेस की। जी शहडोल एक जगह है वहाँ मध्य प्रदेश में, जी। शहडोल में अधिवेशन तक करता हूँ इसका, कांग्रेस का। तो वहाँ उसमें कवि सम्मेलन हुआ है। जी अच्छा, वहाँ पंडित श्यामाचंद शुक्ल मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जी विराजमान थे। ये सरोज गौरियार आजकल जो हैं जी हमारे वहाँ, जी 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 तो ये जो वो थी MLA, जी अब मैं जानता नहीं था इन्हें, ये उनको श्यामा भाई से यूँ बैठी थी, मैं बगल में बैठा था। जी तो जब मैं कविता पाठ करके आया तो बोले, ये बोली कि मुझे नहीं जानते। बोले मैं तो नहीं जानता। करीब में वो सरोज गौरियार हूँ, जगन प्रसाद रावत की, अरे मन की वो तो दादा तो करते हैं हमारे साथ वहाँ। तो उन्होंने स्वीकार किया, इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की वहाँ, अच्छा अच्छा उस मध्य प्रदेश में। अच्छा, वैसे भी ऐसे परिवार में, ये ब्राह्मण थी, वो बनिया परिवार था जिससे शादी की इन्होंने। तो अच्छा चर्चित परिवार था, गौरियार स्टेट थी जी छोटी जी 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 तो जी जी उसमें मेरा मुझे जब भी कभी गया, जब भी कभी इनसे कुछ बात हुई, तो इन्होंने हमेशा मुझे ढांढस बंधाया और मुझे प्रेरणा के शब्द कहे। तो जो पुरस्कारों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा तो महत्वपूर्ण यही है, जी गीतों के राजकुमार। जी जी गीतों के राजकुमार का बाद मुझे जो है ये सन 69 में, अच्छा हाँ मुझे याद आता है, सन 69 में ये वहीं बटेश्वर में कहीं उसमें क्या है, शहडोल में दिया गया। जी, और जी। उससे फिर इसके बाद के क्रम बन गया। ये सरोज गौरियार ने जगह जगह प्रोग्राम कराए, जी 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 विधान भवन में, उसमें फिर कवि सम्मेलनों की बौछारें हो गई मुझ पर। मैं मध्य प्रदेश में था जो जबलपुर में, तो जगह जगह मुझे बुलाया जाता था और अतिरिक्त पैसा दिया जाता था। तो चौधरी साहब, आपको उस जमाने का कोई ऐसा कोई गीत जो आपको अब याद आ रहा हो? सोचता हूँ, देखें, कर सको करना क्षमा मुझको सुने ने, बन गई हो भूल यदि जाने अजाने, बन गई हो भूल यदि जाने अजाने, हो रही पथ भ्रष्ट राहें और बदला आचरण है, अब सुलगती आग जैसा लग रहा
वातावरण है, क्या बात। लग रहा वातावरण है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, देश की जो वर्तमान स्थितियां हैं अभी, अ, हमारे पड़ोसी लगातार कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि दोनों पक्षों में एक अशांति का वातावरण बना हुआ है। जी। तो इस विषय पर या इन परिस्थितियों पर आप कई बार आपने लिखा भी है, कई बार, तो ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? याद तो मुझे नहीं है, जी। लेकिन ये वातावरण से मैं बड़ा आक्रोशित हूँ। जी। आज भी मुझे बड़ा आक्रोश है मेरे मन में। ये मानता नहीं है जी। हमारा पड़ोसी। एक तो पिटता है, पिट के बैठ जाता है, पहले कोई हरकत करता है। तो साहित्यकार, समाज सेवी सब लोग परेशान हैं इससे। क्योंकि आप रक्षा सेवा के साथ जुड़े रहे हैं, तो आपको तो आक्रोश कुछ ज़्यादा ही आता होगा। और 6 सितंबर 1965 को आक्रमण कर दिया इन्हें। जी। मैं ऑडिट कर रहा था 17 पैरा में। अच्छा। हाँ, पता चला कि आर्मी मूव कर गई यहाँ कि हम ऑडिट कर रहे बैठे बैठे। तो खैर, तो वो ऐसा वातावरण था। और एक ललक थी लोगों के मन में कि ये मार डालेंगे, ये कर डालेंगे, ये वो। तो ये आज का और पाकिस्तान का ये रवैया अब का नहीं है, पुराना है। पुराना। हाँ, वो नहीं मानता, बदमाशी दिए बिना मानता नहीं, पिटे बिना मानता नहीं, और पिट के बैठ जाता है। तो ये है। अच्छा, तो आपकी साहित्य जो रचना है, जो वर्तमान में भी जारी है, मैं उम्मीद करता हूँ, तो अभी कुछ नया कुछ लिखा पड़ा है आपने कुछ? ठीक है। तो लोग कहते हैं कि तुम बदनाम होते जा रहे हो, आदत से क्यों उम्र खय्याम होते जा रहे हो, आदतों से क्यों उम्र खय्याम होते जा रहे हो। तो रोज चर्चा के विषय सुखराम होते जा रहे हो, रोज चर्चा के विषय सुखराम होते जा रहे। ऐसे छोटे छोटे जो है 4-4 पंक्तियों का लिए बहुत, जैसे जन जन का विश्वास हो गए, आपके लिए ये पंक्तियाँ। जन जन का विश्वास हो गए, धरती से आकाश हो गए, 100-100 नमन तुम्हें करता हूँ, तुम जीवित इतिहास हो गए, तुम जीवित इतिहास हो गए। क्या बात है, क्या तो बात है। कविता के लिए, कविता हो न अगर आँखों में पानी, हो न अगर आँखों में पानी, 2 कौड़ी की भरी जवानी, केवल कविता ही कर पाती पाषाणों को पानी पानी। क्या बात है। केवल कविता ही कर पाती पाषाणों को पानी पानी। जी, बहुत सुंदर। जी। तो परिवार में अब कौन कौन है, क्या क्या चल रहा है? परिवार में मेरी पत्नी है जी। तो मेरा संयुक्त परिवार है। इतना बड़ा परिवार, भगवान से प्रार्थना है मेरी सबके ऐसे ही परिवार हों। और मेरा ये लड़का बड़ा भारी चर्चित नाम है इसका, लोचन चौधरी का। जी जी जी। मेरे 5 बेटे हैं। अच्छा। 2 बेटियाँ हैं। तो सब जो है ठीक है। बस ये पता चल जाए बाबूजी को ये चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ से लाएंगे। मतलब पारिवारिक रूप से आप बहुत प्रसन्न हैं? बहुत ज़्यादा। ईश्वर की अनुकंपा है आपके ऊपर। लेकिन अब शारीरिक रूप से मुझे कष्ट है जी थोड़ा। जी जी। तो इसमें कोई क्या कर सकता है। अरे कोई बात नहीं है, ये सब तो एक चलता ही रहता है, ये तो एक जीवन का क्रम है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप जब तक स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, तब तक आप साहित्य यात्रा के साथ यूं ही जुड़े रहेंगे और लगातार हम जैसे लोगों को, साहित्य अनुरागियों को अपने आशीर्वाद से अनुप्राणित करते रहेंगे। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह खींचता है मुझे नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज को इस दर्पण को दिखाने की भूमिका का महत्वपूर्ण निर्वाह हमारे साहित्यकार करते हैं, चाहे वो गद्य में हो या पद्य में, चाहे कोई भी विधा हो। साहित्य जो सर्जक होता है वो जो भी महसूस करता है, जो भी उसके अनुभव होते हैं, वो अपनी लेखनी के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाता है। और ऐसा ही एक साहित्यकार हमारे साथ हैं, चौधरी सुखराम सिंह जी। ऐसे ही एक साहित्यकार चौधरी सुखराम सिंह जी आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। सबसे पहले तो आज हम
आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो सुखराम सिंह जी, आज हम आपसे बातचीत करेंगे, बहुत ही अंतरंग सी बातचीत करेंगे, आपके अपने जीवन के बारे में, आपकी साहित्य यात्रा के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके कृतित्व के बारे में। तो बातचीत की शुरुआत हम चाहेंगे, हमारे श्रोता भी ये चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दें। धन्यवाद नीरज जी। मेरा जन्म 4 अगस्त 1935 को बहुत छोटे से गांव घाटिमपुर में, जो कि सादाबाद तहसील और मथुरा जनपद के अंतर्गत था। अब हाथरस जिला पड़ता है हमारा। वहीं मेरा बचपन बीता। वहाँ के प्राइमरी स्कूल में, हालांकि 8 किलोमीटर दूर था, लेकिन कोई और सब विद्यालय नहीं था, मैं जाता था जी। बहुत छोटा था, अकेला जाता था, और लेकिन क्योंकि पढ़ाई की एक ललक थी मेरे पिताजी, मेरे परिवार सबको, तो मैं जाता था। और ये सांस्कृतिक गतिविधियाँ मेरे पिताजी अक्सर कराया करते थे मेरे अपने घर पर। स्वामी शिवराम के भजन, पुजारी टीकाराम जो विधायक रहे हमारे यहाँ से जी, उनका ढोला ये अक्सर होता रहता था हमारे यहाँ। उसका दूसरी मेरी एक बहन जो नहीं रही दुनिया में जी, वो ब्रज के बड़े मर्मक गीत और बहुत ही जो है मर्मांतक गीतों का पाठ करती थी। रामायण, हाँ, वो उसका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत पड़ा। खासकर सावन के गीत वो गाती थी, और मैंने भी सावन के गीतों का अपने साहित्य में हमेशा ख्याल रखा है, और ज्यादा से ज्यादा सीख वाणी दी है उसमें जी। और मैं अच्छा, आपने बताया कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपके गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई, उसके बाद की फिर शिक्षा कैसे जारी रही? उसके बाद में प्राइमरी के बाद में मिडिल स्कूल होता था उस समय जी। 7वीं में मिडिल होती थी, अब 8वीं में, 7वीं में मिडिल होती थी, सादाबाद में थी। अच्छा। सादाबाद में बोर्डिंग हाउस में रह के मैंने जो है मिडिल पास की 3 साल। जी हाँ, बोर्डिंग में रहते थे और जमीन पे ही सोते थे जी। बाकी कोई सुविधाएं नहीं थी, लाइट नहीं थी, वहाँ मोमबत्ती लगा के पढ़ते थे। हाँ, तो ये सब कुछ वहाँ सादाबाद में किया। अब 7वां मिडिल जब कर लिया, मिडिल में बहुत अच्छे नंबर आए पूरे जिले में जी, अच्छे नंबर आए मेरे। अंग्रेजी क्योंकि हो गई थी, तो अंग्रेजी थी मेरी, और गणित, इन 2 सब्जेक्ट से मेरे पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर आए। क्या बात है। तो मैं फिर जो है वहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल होता था मथुरा, उसमें प्रवेश के लिए गए, तो उन्होंने कहा हम तो 7 में मिलेंगे आपको। अब 7वां तो ऑलरेडी मैं कर चुका था, मैं कैसे काय हो जाता। मैंने निवेदन किया मैं 7वें में तो नहीं, मैं तो या तो 8 में मिलो, कहना नहीं 8वें में तो नहीं लेंगे। तो मैं लौट आया वहाँ से। मेरा एक अभिन्न मित्र राम शरण अग्रवाल, एडवोकेट अब नहीं रहे बेचारे जी, तो वो और हम दोनों एक से ही नंबर थे हम दोनों के, हम दोनों चले आए। फिर हमने तय किया कि हम, उस टाइम पे ऐसा होता था कि हाई स्कूल 10वीं का प्राइवेट दे सकते थे। अच्छा। हाँ, ट्यूटोरियल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता था। अच्छा। तो एक हमारे गांव में के पास ही के MSc AG करके आए थे नए, जीतपाल सिंह ठाकुर। अच्छा। उनके सानिध्य में हम पहुंचे। उन्होंने ट्यूटोरियल सर्टिफिकेट हमको दिया, उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। एक मोहनलाल जी मास्टर साहब थे, हमको ट्यूशन पढ़ाते थे जी। फिर लाला राम जी सादाबाद में एक कोचिंग चलाते थे, उसमें हम साल भर तक बड़ी मेहनत की, मैंने और राम शरण ने, और दोनों ने बागला, हाथरस से हाई स्कूल था बागला, भी अभी कितना बड़ा कॉलेज है जी, उससे हमने जो है हाई स्कूल सन 50 में किया। अच्छा। सन 50 में हाई स्कूल करके, और 2nd डिवीजन दोनों के आए, बहुत अच्छे नंबर आए जी। हमारे घर वाले बड़े भारी उत्साहित, हमारे मित्र लोग बड़े भारी उत्साहित, तो मैं तो कह ही नहीं सकता कि मैं कितना उत्साहित था। हम जब 10वां कर लिया तो फिर आगरा कॉलेज की तरफ हमने, यहाँ इंटर थी, इंटर BA में सब था यहाँ आगरा कॉलेज। अच्छा। अब इंटर नहीं है जी। तो इंटर में हमने जो 16 जून 1950 को एडमिशन लिया आगरा कॉलेज में। वहीं से इंटर BA MA सन 1956 में MA किया मैंने आगरा कॉलेज से। अच्छा। हाँ, हमारे गुरुवर पंडित जगन्नाथ तिवारी, पंडित केसी मिश्रा,
डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश, डॉक्टर रमेश शर्मा और कितने ही और विद्वान थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया। अच्छा, आज भी उनका बड़ा प्रभाव है। मैं बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ दिया, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और जो कविता की बात आप जो कह रहे हैं ना जी, उसका प्रभाव, एक गांव में भजनोपदेशक रहते थे राजा राम, अच्छा, राजा राम चाहर, जी, वो गाते थे तो मुझे ये तुकबंदी करने का शौक था। मैं तुकबंदी करने लगा, वो गाने लगे उसको बाजे पर, जी, तो मुझे बड़ा भारी बल मिला इससे। मैं लिखता था और वो गाते थे। अच्छा, हाँ, इसका इतना बड़ा लोकप्रिय हो गया, मैं आसपास बहुत सी उसमें जाने लगा। जी, प्रतियोगिताएं क्या जो है अंताक्षरी होती थी उस टाइम पर, तो उनमें जाता था, बुलाया जाता था। आगरा कॉलेज में आके फिर तो साहित्यकारों के जमघट में आ गया मैं। जी, हाँ, उसमें मेरे बैच में जगत प्रकाश चतुर्वेदी मैनपुरी, ये वीरेंद्र परिहार अब नहीं रहे बेचारे, देवेंद्र शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी, जी, और कितने ही ऐसे मेरे मित्र थे जो कि साहित्य में से जुड़े हुए थे। दीनानाथ श्रीवास्तव, श्री कृष्ण शर्मा जो प्राचार्य पद से रिटायर हो चुके हैं, जी, ये लोग थे। सब कविताएं लिखते थे, कोई कहानी लिखता था, कोई करता था। तो नक्षत्र मंडल था अच्छा, उसके हम लोग सदस्य थे सब। बाद में सोम ठाकुर भी आ मिले क्योंकि हमसे जूनियर थे ये, जी, तो ये भी उसमें शामिल हो गए नक्षत्र मंडल में। तो जो कुछ कोई किसी विधा में लिखता था तो उसमें वो सदस्य बन सकता था। यानी कि आपकी जो लिखने की प्रक्रिया है या। वो यहाँ आगरा कॉलेज में आकर परवान चढ़ी। हाँ हाँ? या, अच्छा, अच्छा, या, अच्छा। या। तो लेखन की शुरुआत किस तरह से हुई? क्या मतलब कविता या कहानी या गद्य, लेख, निबंध, किस तरह से? एक्चुअली कविताओं से, क्योंकि उनकी मैंने सुनी थी कविताएं। अच्छा, हाँ, टीकाराम पुजारी और शिवराम जी जी, और वो क्या नाम, राजा राम चाहर, इन लोगों के मैंने वो सुने थे, तो उसका अमिट प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर। अच्छा, मैंने धुनिया उनसे ली, वो लोक धुनिया मैंने ली, लोक धुनियों पर मैंने बहुत कुछ लिखा। अच्छा, तो उसी वक्त मैंने लिखना, अब आपको बताऊं कि ये महात्मा गांधी को गोली मार दी गई, मैं छठवीं में पढ़ता था। अच्छा, हाँ, तो छठवीं में पढ़ता, सादाबाद में रहते थे। जी। जवाहरलाल जी बोले उसमें ऑल इंडिया रेडियो पे, ये तो टीवी भी तो होती नहीं थी, जी, तो एक शब्द आ गया डिफिकल्ट। हालांकि अंग्रेजी पढ़ते थे हम लोग, लेकिन कोई जानता नहीं अर्थ। अब पूछते फिर डिफिकल्ट कैसे कहते। खैर बाद में फिर मैंने भी एक कविता लिखी साहब। अच्छा, हाँ, देश का दीप बुझ गया रे, देश का दीप बुझ गया रे, इस तरह का करके कुछ। हाँ। मैंने है कंधे कमजोर भार, है कंधे कमजोर भार भारत का कौन उठाए, इस तरह के गाँवों की जो। अच्छा। तो ये कविता आपने जब आप कक्षा 6 में पढ़ते थे तब लिखी थी? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आप यहाँ पर इंटरमीडिएट में आ गए और आगरा कॉलेज में आप आए थे, तो उस दौर में आपने किस तरह की रचनाओं का लेखन किया मुख्य रूप से? मैंने उस समय वही ब्रजभाषा से प्रभावित तो था ही जी, हाँ। उसमें जागरे प्यारे हिंदुस्तान, आपको बताऊं, मैं अपनी कमजोरी बताऊं, कवियों ने मेरे मजाक भी उड़ाया, जागरे के बजाय में लिखा जागिए प्यारे हिंदुस्तान। अच्छा, तो ये हंसते थे कि अब वो आ गई जागिए, तो प्रकाश चतुर्वेदी वगैरह ये। अच्छा, तो मैंने कहा जागिए प्यारे हिंदुस्तान, इस तरह मैंने इस तरह के कुछ गीत लिखे जिनमें ज्यादा कोई, ये स्वाधीनता के बाद का जो दौर था, उस वक्त एक चेतना थी लोगों में, बड़ी हाँ, देश के लिए कुछ करने की, कुछ देश को आगे बढ़ाने की। तो उस दौर में आपने इस तरह के प्रयोग किए होंगे। जी ऐसा हुआ। मैं सबसे पहले मैंने रंग जी को सुना, बलबीर सिंह रंग को। अच्छा, बलबीर सिंह रंग के जब जो है देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बने, तो वो कविता मेरे हृदय पे आज भी लिखी हुई है। रंग जी की कविता थी, रंग जी ने बड़ा बहुत ही मर्मस्पर्शी गीत लिखा था उसमें। गीत की कुछ पंक्तियां मैं याद कर रहा हूँ, शायद मुझे याद आ जाए। कोई नहीं जी। उसके बाद जो है रंग जी की फिर कब मैंने कविता सुनी, देश जब आजाद हो गया तब उनकी कविता सुनी मैंने। माँ की छाती फटी, माँ की छाती फटी, पयोधर की दो धारें हुई, देश की दो सरकारें हुई। देश की दो सरकारें हुई, म्यान में दो तलवारें हुई, देश की दो सरकारें हुई।
ये रंग जी की। और उससे पहले जो सुनी थी, अब ध्यान आया मुझे, वो थी मंगल पांडे मंगल ग्रह से बैठा पूछ रहा है। ये भी रंग जी की कविता है जी। मंगल पांडे मंगल ग्रह से बैठा पूछ रहा है, कितना कष्ट मिटा भारत का कितना शेष रहा है, कितना कष्ट मिटा भारत। और रंग जी की एक कविता जिसने बहुत प्रभाव छोड़ा मेरे ऊपर, वो थी देश आजाद हो गया, विजय मिली विश्राम नहीं है। रंग जी ने लिखा, वो विप्लवों के थके साथियों, वो विप्लवों के थके साथियों, विजय मिली विश्राम नहीं है, विजय मिली। तो इससे बड़ा भारी प्रभावित हुआ मैं। तो मुख्य रूप से आप जिन कवियों से, जिन साहित्यकारों से प्रभावित हुए, उनमें से रंग जी मेन थे जी। और मैंने सबसे पहली बार इनको आगरा कॉलेज में, उनको तो पहले भी सुना था रंग जी को। कवि सम्मेलन पहली बार मैंने अपने गंगाधर शास्त्री भवन में सन 50 में, इसमें नीरज जी बच्चे ही थे उस टाइम पर, और गोपाल सिंह नेपाली जी, सेचू जी, और ये फना कानपुरी, और जनाब ये क्या है और कई कवि थे जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव रंग जी ने छोड़ा। रंग जी ने सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा। और दूसरा फना कानपुरी थे उर्दू वाले, उनका भी उनको खूब सुना गया। अच्छा। हाँ, सेचू जी को ये बात कुछ जम नहीं पा रही थी। उनके रंग जी कोई लड़का कह रहा है नो मोर, जब कोई नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस थी। अब रंग जैसा स्वाभिमानी आदमी एक बिगड़ गए। मैं बोले कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज मैं नागरा कॉलेज में कदम नहीं रखूंगा। तो पंडित जगन्नाथ तिवारी बोले, ये महाराज क्या कह रहे हैं, ये महाराज आप क्या कह रहे हैं, ये उनके पैरों से वो उनके पैरों में लपक पड़े। और फिर रंग जी ने दूसरी पंक्ति सुनाई, मैं प्रसन्न हूँ रुष्ट नहीं हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। तो वो उस कवि सम्मेलन का प्रभाव फिर धीरे धीरे कवि सम्मेलन में भाग लेने लगा। डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश हमारे आगरा के हिंदी के हेड तो नहीं थे, लेकिन बड़े अच्छे शिक्षक थे हमारे, उनका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत पड़ा। तो सुखराम सिंह जी, उस दौर की आपको कोई कविता याद है क्या अपनी? जी हाँ, उस दौर की कविताएं कुछ पूरी तो नहीं याद होंगी, कोई पंक्ति याद आ गई तो मैं बताऊंगा जी। हाँ, बोलूंगा। कुछ पंक्तियां थी उस वक्त, कुछ स्मरण नहीं आ रही। चलिए, अच्छा, इस तरह से आपका पढ़ने लिखने का सिलसिला शुरू हो गया। और उसके बाद जब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, तो फिर जीवन यापन के लिए आपने किस तरह से आपकी नौकरी में आए या क्या व्यवसाय किया, किस तरह से? मैं जब पढ़ता था ये, तो कवि सम्मेलन में पंडित ऋषिकेश चतुर्वेदी थे यहाँ आगरा में जी। तो एक गोष्ठी होती थी उनके यहाँ सोमवार को, रतनदीप गोष्ठी। तो उसमें सब नए साहित्यकार जाते थे। मैं सोम ठाकुर, आपके ये उदय प्रताप भी आ गए थे यहाँ, ये पढ़ते थे हमारे साथ, जूनियर थे उनसे कुछ, तो ये भी आ गए। तो सब वहाँ जाते थे उसमें चौबे जी के फाटक में जी। तो इस रतनदीप गोष्ठी में हिंदी के उर्दू के सारे कार्यक्रम होते रहते थे जी। उनसे उस टाइम पे कवि सम्मेलन हुआ अचनेरे। अच्छा, अचनेरा। हाँ, तो 5-5 रुपये हमको मिले। अच्छा। हाँ, तो बहुत भारी खुश हुए हम जी। तो दादा कमलेश और चतुर्वेदी जी यही ले गए थे। अच्छा, फिर हमें कुछ लपक से गए हम कवि सम्मेलन की तरफ। अच्छा। हाँ, तो हमें शौक लगा जहाँ भी कवि सम्मेलन देखे जाएं, पहुँचे वहाँ। और हालांकि कोई हर कवि सम्मेलन में तो हमें कोई मौका देता नहीं था पढ़ने का जी। लेकिन लगे रहते थे। अंत में हाँ, हमें कामयाबी मिली, हमें अपना स्थान थोड़ा सा निर्धारित हुआ और लोग बुलाने लगे, चलाने लगे और कविता पढ़वाने लगे। तो हमें लगा कि ये माध्यम सबसे अच्छा लग रहा है हमें, हम इसी को क्यों नहीं अपनाएं। हमारे घर वाले चाहते थे और नौकरी कर लें, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के उसमें आ गया मैं। अच्छा। वो छुड़ाया और ये वृंदावन में असेसमेंट ऑफिसर वृंदावन के लगाए गए, मन नहीं लगा पागा। अच्छा। या तो फिर सा हमारा सिलेक्शन हुआ जाट कॉलेज बड़ौत में। अच्छा। मेरठ कॉलेज, मेरठ में पढ़ता था ये बड़ौत, बीइंग जाट मुझे वहाँ अपॉइंटमेंट मिल गया। अच्छा। लेकिन वहाँ जो है रजाई उड़ के आते थे लड़के और कहते थे मुझे मैं नू कहूँ कि कबीर को कहा है वो। हाँ हाँ हाँ, ये कबीर अर्ची सूरदास देवदेव को देखो, सनेशन मधुबन कूप धरी, ये कौन सी बात हुई। तो इस तरह की जो है
बातें ऐसी थी। हाँ, कवि सम्मेलन में इधर उधर जाने लगा मैं सन 56 में जब एमए कर लिया तो मुझे लोकल आसपास के कवि सम्मेलन होते थे, उनमें तो निमंत्रण मिलता ही था, फिर दूर दूर जाने लगे। हाँ, जब मैं सर्विस में आ गया, सर्विस में आने के बाद भी मुझे अपना मेरठ में मेरा पोस्टिंग हुआ सबसे पहले जी। इसके बाद सन 68 में मेरा पोस्टिंग जबलपुर हुआ। अच्छा, जबलपुर ट्रांसफर हो गया मेरा। किस डिपार्टमेंट में? मैं डिफेंस ऑडिट में था। अच्छा। आर्मी डिफेंस से जो भी संबंधित जी। थे ऑडिट करने जाते थे उसमें। जी। तो वहाँ क्या हुआ कि कांग्रेस के 2 घटक हो गए थे, इंडिकेट और सिंडिकेट। अच्छा। तो इंडिकेट सिंडिकेट जब तक हुआ ही था तो अधिवेशन हुआ मध्य प्रदेश का जी। शहडोल में, ये सरोज गौरवार थी उसमें। अच्छा। ये MLA थी वहाँ जी। हाँ, तो मुझे जो है वहाँ मेरे का गीत और मुक्तक वगैरह बड़े बहुत पसंद किए गए। पंडित श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बैठे थे बगल में जी। तो ये जो है सरोज बहन जी और वो दोनों साथ साथ सट के बैठे थे। जब उन्हें पता चला कि मैं आगरे का हूँ तो मुझसे बोली कि मैं आगरे का हूँ। मैंने जी हाँ मैं आगरे का, कि मुझे नहीं जानते, मैं तो नहीं जानता। जौनपुर साल आओ तो मैंने कहा वो तो कल ही थे हमारे वहाँ जी। तो मैं उनकी बेटी हूँ। तो फिर इन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया। अच्छा। हाँ, मेरा अभिनंदन कराया जगह जगह, विधायक निवास में भोपाल में जी। अच्छा, और रविंद्रालय में और कई जगह जी। और नगर नगर में मेरे अभिनंदन हुए। और जब उन्होंने मुझे उपाधि ये दी, इन्होंने पंडित श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने गीतों के राजकुमार की उपाधि मुझे दी। अच्छा। हाँ, गीतों के राजकुमार सन 68-69 की बात है। अच्छा। तो मेरे मित्र थे बालका बैरागी, बैठे थे मंच पे, एजुकेशन मिनिस्टर थे उनके, वो उठ के चले गए। अच्छा। हाँ, उनसे पंडित जी ने पूछा, पंडित श्यामाचरण बैरागी कहाँ गए? सर में दर्द हो रहा, चले गए साहब। वो समझ गए, नमस्कार दिए। खैर, तो बैरागी मिले मुझे, फिर क्यों भाई क्या हुआ? तो वो उस टाइम ऐसा होता था कि जब कोई और कार्यक्रम होता था तो रेडियो वाले भी अपने साथ लगा देते थे कार्यक्रम, तो रेडियो स्टेशन मिल गई वो। तब मैंने पूछा मैं, क्यों भाई बैरागी क्या हुआ? बोले कोई बात नहीं थी दादा, कोई बात नहीं थी, वो मीठे तो है ही, भारी मीठे, तो कोई बात नहीं थी। फिर उन्होंने अपने यहाँ घर पर गोष्ठी रखी, एजुकेशन मिनिस्टर थे वहाँ के मध्य प्रदेश के वो जी। और वो कार्यक्रम एक और लगा दिया उसने, आकाशवाणी में सलाहकार भी थे वो जी। तो वो बहुत कार्यक्रम वहाँ बहुत मिलते थे मुझे मध्य प्रदेश में। अच्छा, विदर्भ, ये नागपुर, अमरावती, अकोला, ये जिले जो है विदर्भ कहलाते हैं। अच्छा। तो वहाँ मेरे ब्रिजभाषा के गीतों को बड़ा सुना जाता था, मेरे के बहुत पसंद किए जाते थे। तो चौधरी साहब, जब आपको गीतों के राजकुमार की जब उपाधि मिली तो निश्चित रूप से आपने उस दौर में बहुत ही अच्छे प्यारे और मधुर मधुर गीत लिखे होंगे। तो उस दौर का कोई गीत याद है? हाँ, याद है। हाँ, तो हमारे श्रोताओं को सुनाने का कष्ट करें। अरे पंथी बैठो मत ऐसे बाजी हार, जीवन है प्यारे साधना। क्या बात। जीवन है रे प्यारे साधना। अरे पंथी बैठो मत ऐसी बाजी हार, जीवन है प्यारे साधना। कि प्यार प्रिय मंजिल श्रेय है, प्यार प्रिय मंजिल श्रेय है, चलते रहना जीवन का ध्येय है। क्या बात। चलते रहना जीवन का ध्येय है। अरे पंथी यौवन में आती 100 ज्वार, सुंदरता करती याचना, जीवन है रे प्यारे साधना। अरे पंथी बैठो मत ऐसी बाजी हार, जीवन है प्यारे साधना। सुनो चूहानी कवि का छंदूरी, छंद छिपाई मको रंदूरी, छंद छिपाई मको रंदूरी। अरे पंथी अपने होते हैं दो ही चार, संसारन अपना जानना, संसारन अपना जानना, जीवन है रे प्यारे साधना। और ये देखें, कमल के माध्यम से एक बात कही है जी।
कीचड़ में जन्मे जलो जातू रे, कांटों में कल का मूसो कातू रे। अरे पंथी घायल कंधों पर गिर का भार साकार बनाओ कल्पना, साकार बनाओ कल्पना। जीवन है रे प्यारे साधना। और क्या तरह के और बहुत सारे मैंने गीत लिखे। जी जी और जी, हाँ निश्चित रूप से काफी गीत लिखे उस तो वक्त। आपकी ये साहित्य यात्रा आज तक अनवरत जारी है? आज भी लिखता हूँ, अब भी लिखता हूँ। अच्छा। और चल रहा है क्रम। और अब अच्छा बुरा ये तो श्रोता लोग जाने मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन ताली बेड़ बजती है तो लगता है शायद सुन रहे हैं, शायद पसंद आ रहा है, लेकिन भ्रम भी हो सकता है मेरा। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं कि इस जब से आपने गीतों का लिखना शुरू किया है, आपकी साहित्य यात्रा, इतनी लंबी साहित्य यात्रा, आपने समाज को बहुत कुछ दिया अपने कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, तो निश्चित रूप से आपने कुछ आपकी रचनाएं प्रकाशन में भी आई होंगी, तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि मेरी कई संकलन अभी प्रकाशनाधीन है और जो प्रकाशित है जी बबूलों के घेरे, गीत जिनमें झांकते तुम। अच्छा। कुछ गद्य साहित्य भी मैंने लिखा। अच्छा। हाँ, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास बड़ा चर्चा का विषय था मेरा। अच्छा। हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने लिखा, निबंधावली लिखी। वो एक्चुअली परीक्षा की दृष्टि से ये प्रकाशक रतन चंद और ये पद्मचंद सेठ जो थे, पद्मचंद जैन, तो एक्चुअली हम क्या विद्यार्थी जो थे 2 रुपए पेज मिलते थे, तो हमने ये कविताएं के साथ साथ, कविताओं के साथ साथ ये जो है ये लेखन शुरू कर दिया। अच्छा। तो निबंधालोक और ये बीए के लिए लिखी निबंधावली, उसके लिए लिखी। अच्छा, एक जो जिन्होंने सेठ जी ने मुझसे अनुवाद कराया, प्लानिंग एट होम एंड एब्रॉड, नियोजन देश और विदेश में, उसकी किताब थी, ये भी भट्टाचार्य की। अच्छा, उनकी किताब का अनुवाद किया तो जगह बड़ी चर्चा हुई। बाकी कविताएं इधर उधर भी छपती रही पत्रिकाओं में। हाँ, और मुझे आकाशवाणी से सबसे पहले मुझे मिला शायद जी मिला मुझे 58 में। अच्छा। हाँ, 58 में मौका मिला, लेकिन जा नहीं सका उसमें। मैं 63 में गया फिर। अच्छा। हाँ, 63 में गया। 63 में फिर तो मैं जैसे जबलपुर था तो ये इलाहाबादी रेडियो वाले बुलाते थे, लोक भाषा कवि सम्मेलन आयोजित किया उसमें मानिकपुर में। अच्छा। ब्रज भाषा का प्रतिनिधित्व मैंने और सुभाषी जी ने किया था। 14 बोली हैं हमारी, तो सबके 2-2 कवि थे। अच्छा। तो ब्रज भाषा का मैं था और तानसिंह शर्मा सुभाषी थे। तो मेरे ये उमड़ घुमड़ बदरा चौगरे ये गीत बड़ा पसंद किया गया। अच्छा। बरसात ऋतु थी तो मैंने ये गीत पढ़ा ना, और एक पंक्ति सुनाता हूँ जी। उमड़ी घुमड़ी बदरा चौघीर, अरे बदरा मोहे नो भावे बोरो, सात बेर इंसान की रात, बेर इंसान की रात रे। तो ये गीत भोजपुरी गीतों के साथ बहुत पसंद। हाँ, निश्चित रूप से। अच्छा, आपकी रचनाएं देखने पर ऐसा लगता है कि आपके गीतों में या आपकी कविता में ब्रज भाषा, लोक भाषा का प्रभाव बहुत ज्यादा है। एक्चुअली है क्या, मैं क्यों ब्रज अंचल से आया और ब्रज भाषा मुझे घोटी में मिली जी। तो उनकी नवी लिखी मैंने ब्रज भाषा में, तो उनकी धुनिया ब्रज भाषा की है। क्या बात। अच्छा, उसका कारण ये रहा, मैंने बताया ना प्रारंभ में कि यहाँ जो मध्य प्रदेश में खासकर विदर्भ में जी ब्रज भाषा को समझते कम थे, लेकिन सम्मान बहुत करते थे। अच्छा। तो मैंने दुनिया ब्रज भाषा की रखी मैंने और लिखा खड़ी बोली में। जी। अच्छा, ब्रज भाषा यानी कि आपकी जो रचनाएं हैं वो लोक धुन पर आधारित ज्यादा है। हाँ, लोक धुन पर आधारित थी। लोक चेतना का समर्थ कवि कहलाता था मैं जी। लोक चेतना के समर्थ कवि के रूप में मुझे कहा गया उस वक्त, और बहुत कुछ मुझसे सुनते थे लोग। कॉलेज में भी मैं जब बच्चा था, गांव से आया था तो जानता ही नहीं था, लड़की हमें पकड़ लेती थी। अच्छा तो साहब, एक बात बताएं कि उस दौर के जो कवि सम्मेलन होते थे और आज के जो कवि सम्मेलन होते हैं, उसमें आप क्या बेसिक फर्क महसूस करते हैं? एक्चुअली वो कविता सम्मेलन थे, वो कविताएं सुनाई जाती थी उस टाइम पर, कविता लिखते थे लोग, हृदय की अंतरतम और गहराई से
जो छिपी हुई हमारे उद्गार थे जी। उसको बाणी देता था कवि। लेकिन आज का कवि सिर्फ ये जोकर बन के रह गया है, एक विदूषक बन के रह गया, कविता तो कोई रही नहीं। कहीं कवि सम्मेलन हम कह नहीं सकते कि हमें कितना बुरा लगता है, या कैसे बढ़िया गीत सुने जाते थे कि ये खासकर एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, जो हमारी हिंदी बेल्ट है पूरी, इनमें वैसे सुना जाता था हम लोगों को। आज कोई नहीं को तो सुनते खूब। तो इसमें आप दोषी किसे मानते हैं, हमारे श्रोताओं को या कवियों को? हमारे कवि ज्यादा दोषी हैं। हाँ, श्रोता तो इतने ही दे कि उनको तो जो परोसोगे तो खाएगा वो तो। लेकिन हमारे कवियों ने बिगाड़ा पैसे के पीछे, खासकर उस ललक ने के जो है मंच की तरफ भागना, वो व्यामोह, खासकर ये यानी कि जल्दी स्थापित होने की जो ललक है, जी हाँ, और ज्यादा से ज्यादा मंच के माध्यम से पैसे को खींचने की जो प्रवृत्ति है। जी हाँ, जी हाँ। उसका कारण क्या है आपको बताऊं कि हास्य रस का कवि अथवा कवित्री जी एक रात में पॉपुलर हो जाते हैं, एक रात में लोकप्रिय हो जाते हैं जी। क्योंकि हमारा गीतकार, हमारा कवि कितना ही समर्थ हो, कहीं से लिखे, कैसा ही लिखे, कितनी सशक्त कविता हो, लेकिन उसे वो रेस्पॉन्स नहीं मिलता। वो नहीं, लेकिन चौधरी साहब एक बात है जो आपने बात की कि हास्य रस के लोगों की, तो उनके पास कविताएं कितनी होती हैं, कितना होता है? कुछ नहीं होता उनके पास, कविता तो होती नहीं उनके पास। कविता तो वो जनता बताऊँ, कविता तो बिल्कुल, आप सरकारी नौकरी से जुड़े, आप इतना बढ़िया लिखते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत से बंधन है जो नहीं बनने देते, नहीं करने देते, हम भी मदे हुए थे। तो असल में कविता तो एक्चुअली कोई भी लिख सकता है जो किसी क्षेत्र का आदमी हो, लेकिन ये हंसने से तो कभी तो बिल्कुल नहीं, कतई कभी नहीं कहते हम ये जो बहुत खूब आता है या वो आता है, ये तरह तरह की। हाँ, तो ये कविता थोड़ी है, ये तो विदूषक है मंच के। तो आपने इतनी लंबी साहित्य यात्रा अपनी की है, तो आप नई पीढ़ी के कवियों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं उनसे, ताकि एक हमारी कविता, हमारी गीत, हमारे साहित्य की जो विरासत, हमारी धरोहर, ये जीवित रहे? हाँ, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इन मंचों की तरफ जो व्यामोह है उनका, वो उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा दें, थोड़ा सा प्रतिबंधित कर दें, तो उनको निश्चित मिलेगा जो उनका उद्देश्य है, आगे निश्चित उन्हें फल मिलेगा। लेकिन एकदम रातों रात तो कुछ हो नहीं सकता, वो जो पैसा या वो जो प्रारब्ध में सोई मिलेगा। लेकिन ये लोग जो है उस चक्कर में भोड़े से भोड़ी बात कहना चाहते हैं मंच पर, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी आपके कहने का आशय ये है कि कुछ हासिल करने से पहले साधना करनी पड़ेगी, साधना, पक्की साधना करनी पड़ेगी, और कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ आपके पास होना चाहिए, कुछ मैसेज होना चाहिए, कुछ संदेश होना चाहिए देने के लिए, ताकि लोग याद करें। अरे मंच की कविता तो आप सुन नहीं है, भूल जाए थोड़ी देर बाद, लेकिन कुछ ऐसी वो दो जिसे याद आए, पीढ़ी दर पीढ़ी याद करें, ऐसी रचनाएं होनी चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, इस जो हमारी जो धरोहर है कविता की, गीत की, कवित्व, छंद, दोहा, सोठा, तो इस धरोहर को बचाने के लिए जो संगोष्ठियां जो व्यक्तिगत स्तर पर आयोजित की जा सकती हैं या कुछ इस तरह से, तो इनका कुछ योगदान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इनका हो सकता है, लेकिन इनकी तरफ लोग आकर्षित बहुत कम है इन गोष्ठियों में। तो एक तो आज का कवि पैसे की बात पहले सोचा, भाई गोष्ठियों कौन पैसा दे, जी बताओ। वो कब सम्मेलन हो तो ये चलो ठीक है, लेकिन गोष्ठियों में भी वो ये सोचते हैं, अच्छा गोष्ठियों में ईमानदारी से लिखी हुई कविताएं पसंद की जाती हैं जी। हाँ, वैसी हल्की फुल्की कविताएं कोई सम्मान। मैं बताऊं कि मैंने उस कवि का नाम नहीं लूंगा, पचमढ़ी में कवि सम्मेलन था, मैं अध्यक्षता कर रहा था, तो उन्होंने सुना दी एक भोड़ी कविता। तो वहाँ एक मिलिट्री ऑफिसर के अधिकारी की पत्नी थी, वो खड़ी होकर बोली कि भाई साहब, इसके अलावा आपके पास कुछ और है? और कुछ थी नहीं। तो भाई साहब इतना बड़ा कवि फ्लॉप हो गया। हाँ बिल्कुल नहीं। यहाँ हमारे श्रोता भी अगर सजग हैं और वास्तव में कविता सुनना चाहते हैं तो उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन श्रोताओं को तो थोड़ा सा उन्हें ये तो आवाज करा दो कि तुम्हारे पास कुछ है जी। हाँ, तुम्हारे पास कुछ होगा ही नहीं, वो पहचान लेंगे कि ये जो है इसके पास कुछ नहीं है। तो कुछ ऐसी बात कह दो ताकि जो है अमर रहे, बात याद की जाए हमेशा। कुछ इस तरह की रचनाएं आनी चाहिए, हृदय के उद्गार जैसे हम कहते हैं, उन्हें वाणी देनी चाहिए हमें।
हल्की फुल्की बातों को हमेशा। तो कुछ इस रेफरेंस की कोई कविता, कोई रचना आपकी जेहन में हो तो मैं श्रोताओं को दें। अनुचित अनुबंध कहो कैसे लिख दूं, अनुचित अनुबंध कहो कैसे लिख दूं, कविता लिखता करता व्यापार नहीं, खद्योतों को सूरज की संज्ञा दूं, भाव को हूं माना दुनियादार नहीं, भाव को हूं माना दुनियादार नहीं। हर भोर थके हारे झकबारों को कोरे आश्वासन दे दे लौट रही, जिंदगी घुटन उलझन संत्रासों में धीरे धीरे काढ़े सी लौट रही। क्या बात कि दिनकर न कहीं, दिनकर जी आए थे आगरा जी, तो उस वक्त की बात है, बीमार से थे, कि दिनकर न कहीं कोहरे में खो जाए, लग रहा हवाओं के आचरणों से, कवि को कोई बंधन स्वीकार नहीं, कविता जन्मी पहले व्याकरणों से, कवि को कोई बंधन स्वीकार नहीं, कविता पहले जन्मी व्याकरणों से। कि बदनाम समय की आशा बड़ी सुनो, बदनाम समय की आशा बड़ी सुनो, गलते रहने में कोई सार नहीं, अनुचित अनुबंध कहो कैसे लिख दूं, कविता लिखता करता व्यापार नहीं, खद्योतों को सूरज की संज्ञा दूं, भाव को माना दुनियादार नहीं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। ये निश्चित रूप से एक मैसेज है नई पीढ़ी के कवियों के लिए कि कुछ हासिल करने से पहले साहित्य साधना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा चौधरी साहब, आपकी इतनी लंबी साहित्य यात्रा ने, अपने साहित्य के माध्यम से आपने लोगों को प्रेरणा दी, लोगों को प्रतिबिंब दिखाया, साहित्य समाज का दर्पण होता है ये महसूस कराया, तो समाज ने भी आपको इसके एवज में, प्रतिदान के रूप में सम्मान से नवाजा होगा। तो अपने कुछ सम्मान के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएंगे? मैं आपको नीरज जी बताऊं, निश्चित रूप से मुझे बड़ा प्यार दिया जी। मैं एक श्रृंखला है लंबी जी सम्मानों की। सबसे पहले तो ये आपको बताऊं कि जो वहाँ मिला मुझे मध्य प्रदेश में, दूर था मैं, वो गीतों के राजकुमार की उपाधि। यहाँ जैसे ही यहाँ मैं फिर आया आगरा, तो मेरा नागरिक अभिनंदन किया गया आगरा क्लब में। अच्छा। और वो ऐतिहासिक वो अभिनंदन था मेरा, ये 27 अगस्त 1977 की बात है। क्या बात। हाँ, तो ऐसा अभिनंदन, राजेश दीक्षित संयोजक थे उसके, वो अखिल भारतीय दूरदर्शन के कवि थे, तो वो हुआ। इसके बाद मुझे सूर्य स्मारक मंडल ने सम्मानित किया, अभिनंदन किया। इसके उसी साल मेरा आगरा विश्वविद्यालय ने अभिनंदन किया, फिर आगरा कॉलेज में मेरा अभिनंदन हुआ, और कितनी संस्थाओं ने, कई जगह मुझे सम्मानित किया गया, कितने ही पुरस्कार दिए गए। पंडित जगन्नाथ प्रसाद रावत का पुरस्कार तो पिछली बार सरोज गौरिया ने दिया मुझे जी। और ये क्या नाम है, विद्यार्थी इनका अपनी धनपाल विद्यार्थी पुरस्कार देते थे इन पे, बाबू गुलाब राय पे। अच्छा। तो वो पुरस्कार में बाबू गुलाब राय पुरस्कार भी 5,000 इक्यावन सौ का होता था, वो भी मुझे मिला, और कितने ही पुरस्कार मिले मुझे। तो मुझे बड़ा प्यार दिया आगरा ने भी और यहाँ के आसपास के लोगों ने भी। जहाँ तक नई पीढ़ी का सवाल, मुझे अच्छा लगता है, मैं तो साथ लेके चलता हूँ लोगों को, मैं जो बनता है करता हूँ, सुनवाता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि भैया आओ बढ़ो, मुझे अच्छा लगता है। आज मैं एक कवि को साथ ला रहा था लेकिन आ नहीं पाया, तो मुझे अच्छा लगता है। और अपने अनुजों में जो मुझे सम्मान तो करते ही बेचारे, लेकिन मैं उन्हें पूरा प्यार देता हूँ, तब मुझे वो स्थान बना पाता हूँ मैं उनके लिए। हाँ, निश्चित रूप से हम भी यही चाहेंगे कि आपका स्थान यूं ही बना रहे, आप नई पीढ़ी को कुछ देते रहें अपने अनुभवों के माध्यम से, और आपकी साहित्य यात्रा यूं ही लगातार अनवरत चलती रहे, आप शतायु हों। और इसी कामना के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमारे स्टूडियो में आकर अपने अंदर झांकने का मौका दिया, हमारे श्रोताओं को जानने का मौका दिया, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके कृतित्व के बारे में, आपकी साहित्य यात्रा के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक मुक्तक प्रस्तुत है। दिशाएं गाती मंगल गीत, दिशाएं गाती मंगल गीत, दशहरा का पावन त्योहार, झूम कर नृत्य करें हो मस्त, घरों पर लटके बंधनवार, झूम कर नृत्य करें हो मस्त, घरों पर लटके बंधनवार, हमारा अंतर मन है एक, पड़ोसी को हम लगे अनेक, भले कहने वाले कुछ कहें, हमें है सब धर्मों से प्यार, भले कहने वाले कुछ कहें, हमें है सब धर्मों से प्यार। और
एक रचना देश की एकता पर प्रस्तुत है। भारत के विस्तृत उपवन की, भारत के विस्तृत उपवन की, भारत के विस्तृत उपवन की महक रही क्यारी क्यारी, महक रही क्यारी क्यारी, महक रही क्यारी क्यारी। गंधाए तो उपवन का कण कण, फूल रही है फुलवारी, फूल रही है फुलवारी, फूल रही है फुलवारी। हिमालय के बर्फानी शिखर, हिमालय के बर्फानी शिखर कर रहे माता का अभिषेक। कुमारी अंतरीप आसाम, पंचनद तक लहरे ध्वज एक। कुमारी अंतरीप आसाम, पंचनद तक लहरे ध्वज एक। महाकवि कालिदास की भूमि, आंख का तारा है कश्मीर। महाकवि कालिदास की भूमि, आंख का तारा है कश्मीर। अंत में भाव सभी का एक, देश में गूंजे मंत्र अनेक, गूंजे मंत्र अनेक, देश में गूंजे मंत्र अनेक। कमर कस, कमर कस सीमाओं पर अड़े, कमर कस सीमाओं पर अड़े, रात दिन मौला वनवारी। भारत के विस्तृत उपवन की महक रही क्यारी क्यारी। गंधायत उपवन का कण कण, फूल रही है फुलवारी। कि त्याग कर राजपाट बन गए, भिक्षु पल में सम्राट महान। त्याग कर राजपाट बन गए, भिक्षु पल में सम्राट महान। आज उनके ही सत संदेश, उड़ रहे बनकर राष्ट्र निशान, उड़ रहे बनकर राष्ट्र निशान, उड़ रहे बनकर राष्ट्र निशान। गजनबी गौरी कितनी बार यहाँ पर मुंह की खाते रहे, गजनबी गौरी कितनी बार यहाँ पर मुंह की खाते रहे। वीर लड़ते हैं बांधे कफन, न भूला है अब तक यूनान, न भूला है अब तक यूनान, न भूला है अब तक यूनान। विश्व भर को आलोकित किया, विश्व भर को आलोकित किया, मिटा दी रातें अंधियारी, रातें अंधियारी, मिटा दी रातें अंधियारी। गंधायत उपवन का कण कण, फूल रही क्यारी क्यारी। न्याय के लिए न भूलो कभी, न्याय के लिए न भूलो कभी, लड़े हम महाभारत सा युद्ध। सागर कहकर भी कर सकान, अपनी राहों को अवरुद्ध, राहों को अवरुद्ध, हमारी राहों को अवरुद्ध। सागर कहकर भी कर सकान, अपनी राहों को अवरुद्ध। के बहकने लगे, बहकने लगे यदि, बहकने लगे कहीं यदि कदम, तो याद कर लेना यह गुरु मंत्र, याद कर लेना यह गुरु मंत्र। जियो जियो जीने दो सबको यहाँ, हमारा नारा बहुत विशुद्ध, नारा बहुत विशुद्ध, हमारा नारा बहुत विशुद्ध। शासन कर न सकेंगे कभी, शासन कर न सकेंगे कभी, हमारे ऊपर व्यापारी, ऊपर व्यापारी, हमारे ऊपर व्यापारी। भारत के विस्तृत उपवन की महक रही क्यारी क्यारी। और इस रचना का अंतिम बंद प्रस्तुत है। मरालों से लेना ही पड़े, मरालों से ही लेना पड़े, सभी को नीर क्षीर का ज्ञान। मरालों से ही लेना पड़े, सभी को नीर क्षीर का ज्ञान। हमें है अपनों पर संतोष, हमें है अपने पर संतोष, पराया धन है धूल समान, पराया धन है धूल समान, पराया धन है धूल समान। न समझो तुम इसको उपदेश, समय की यह है करुण पुकार। विश्व का हितकारी बन जाए आज का विध्वंसक विज्ञान, विध्वंसक विज्ञान, आज का विध्वंसक विज्ञान। विश्व का हितकारी बन जाए आज का विध्वंसक विज्ञान।
कि देश की सेवा में लग जाए मूक तन मन से नर नारी। तन मन से नर नारी, मूक तन मन से नर नारी, भारत के विस्तृत उपवन की महक रही क्यारी क्यारी। गंधायत उपवन का कण कण, फूल रही है फुलवारी, फूल रही है फुलवारी। मैं कुछ मुक्तक और एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तुम कहते मधुमास जिंदगी, तुम कहते मधुमास जिंदगी, मैं कहता इतिहास जिंदगी। लेकिन कवियों की नजरों में केवल है चिरप्यास जिंदगी, केवल है चिरप्यास जिंदगी। हो न अगर आंखों में पानी, दो कौड़ी की भरी जवानी, केवल कविता ही कर पाती पाषाणों को पानी पानी, पाषाणों को पानी पानी। कि सपनों का संसार जिंदगी, जन्म मरण त्योहार जिंदगी। सपनों का संसार जिंदगी, जन्म मरण त्योहार जिंदगी। परिभाषित कर सका न कोई, फिर भी लगती प्यार जिंदगी, फिर क्यों लगती प्यार जिंदगी। कोई रात रात भर रोता, कोई तान दुपट्टा सोता, कोई रात रात भर रोता, कोई तान दुपट्टा सोता। कितने ऐसे भी दुनिया में जिनका कोई सगा न होता, जिनका कोई सगा न होता। मानो यदि मन से तो पत्थर भी भगवान दिखाई देगा, पर शायद लाखों में भी बिरला इंसान दिखाई देगा, पर शायद लाखों में भी बिरला इंसान दिखाई देगा। मिले न यदि सुख दुख की मन की कहने सुनने वाला कोई, तो सच मानो फिर भारी मेला भी सुनसान दिखाई देगा, फिर भारी मेला भी सुनसान दिखाई देगा। और अंतिम मुक्तक देखें। उन मुक्त विचरने वालों का अपना घर बार नहीं होता, कटु सत्य बोलने वालों को शाही दरबार नहीं होता। यूं बियाबान में कितने ही सुंदर वन फूल खिला करते, पर वन फूलों से बना हुआ पूजा का हार नहीं होता, पर वन फूलों से बना हुआ पूजा का हार नहीं होता। और एक गीत प्रस्तुत है। तज दिए राग रस रंग रागिनी, अब आमंत्रण मतु देना। तज दिए राग रस रंग रागिनी, अब आमंत्रण मतु देना। रागिनी अब आमंत्रण मतु देना। सब स्वप्न हो गए सन्यासी, सब स्वप्न हो गए सन्यासी, ले रहने लगे बिल्कुल प्यासी। मधु ऋतु का मौसम बीत गया, मधु ऋतु का मौसम बीत गया, पूजा के फूल हुए बासी, पूजा के फूल हुए बासी। कर नान भजन को भंग चांदनी, ने निमंत्रण मतु देना। कर नान भजन को भंग चांदनी, नेह निमंत्रण मतु देना। रागिनी अब आमंत्रण मतु देना। संन्यास आग है सरल नहीं, संन्यास आग है सरल नहीं। अमृत को समझो गरल नहीं, अमृत को समझो गरल नहीं। सही यम के पग थर थरा उठे, सही यम के पग थर थरा उठे। पाषाण सघन है तरल नहीं, पाषाण सघन है तरल नहीं। दुनियादारी से तंग मानिनी, मोह निमंत्रण मतु देना। मानिनी मोह निमंत्रण मतु देना। रागिनी अब आमंत्रण मतु देना। तज दिए राग रस रंग रागिनी, अब आमंत्रण मतु देना। और अंतिम मन देखें। अभिलाषाओं का अंत नहीं, अभिलाषाओं का अंत नहीं। हर साधु पहुँचा संत नहीं, हर साधु पहुँचा संत नहीं। जब दस्तक देकर चला गया, जब दस्तक देकर चला गया, लौटेगा कभी बसंत नहीं, लौटेगा
टहगा कबीरे बसंत नहीं। चल सके न हम संग संग कामिनी, चल सके न हम संग संग कामिनी, मौन निमंत्रण मथु देना कामिनी, मौन निमंत्रण मथु देना रागिनी, अब आमंत्रण मथु देना। एक गीत और प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलते चलते पथ से मुड़कर फिर से आवाज न दो, चलते चलते पथ से मुड़कर फिर से आवाज न दो, लौटा दो मेरी मूल रास कौड़ी भी ब्याज न दो। बीते दिन छूटे तीर कभी भी लौट नहीं पाते, बीते दिन छूटे तीर कभी भी लौट नहीं पाते, कण कण परिचित हो जाता है पथ में आते जाते। लुट जाए भले सर्वस्व, लुट जाए भले सर्वस्व, किसी कीमत पर लाज न दो, लौटा दो मेरी मूल रास कौड़ी भी ब्याज न दो। कि तुम भेष बदलते रहे सदा ही ऋतुओं से पहले, तुम भेष बदलते रहे सदा ही ऋतुओं से पहले, चलते चलते पथ से मुड़कर फिर से आवाज न दो, लौटा दो मेरी मूल रास कौड़ी भी ब्याज न दो। विचलित मत होना निठुर जमाना चाहे कुछ कह ले, विचलित मत होना निठुर जमाना चाहे कुछ कह ले, लुट जाए भले सर्वस्व किसी कीमत पर लाज न दो, लौटा दो मेरी मूल रास कौड़ी भी ब्याज न दो। बीते दिन छूटे तीर कभी भी लौट नहीं पाते, कण कण परिचित हो जाता है पथ में आते जाते। और ये पंक्ति देखें कि पल भर की भावुकता में, पल भर की भावुकता में जीवन भर का राज न दो, लौटा दो मेरी मूल रास कौड़ी भी ब्याज न दो। कि जाने कब कौन किसी के प्राणों को छू ले, जाने कब कौन किसी के अंतर प्राणों को छू ले, कब निर्मोही दुष्यंत किसी ऋष कन्या को भूले, कब निर्मोही दुष्यंत किसी ऋष कन्या को भूले। अकलंक प्रलय हो जाएगी कुछ उत्तर आज न दो, अकलंक प्रलय हो जाएगी कुछ उत्तर आज न दो, लौटा दो मेरी मूल रास कौड़ी भी ब्याज न दो। और अंतिम बंद देखें। अपराधी कोई और किसी के सर पर मरते हो, अपराधी कोई और किसी के माथे मरते हो, क्यों सत्य कथानक छोड़ हमेशा छेपक पढ़ते हो, क्यों सत्य कथानक छोड़ हमेशा छेपक पढ़ते हो। कि बहकी बदनाम हवाओं को तुम तनिक लिहाज न दो, बहकी बदनाम हवाओं को तुम तनिक लिहाज न दो, लौटा दो मेरी मूल रास कौड़ी भी ब्याज न दो।